122 सीटें, दूसरा चुनाव। और यह मैं आपको बता दूं कि 3,70,13,556 मतदाता, 1,95,84,041 पुरुष मतदाता और 1,74,68,572 महिला मतदाता, 1,302 उम्मीदवार, 122 सीटें, 1,168 पुरुष उम्मीदवार और 134 महिला उम्मीदवार। जी हां, इनका भविष्य तय होगा कल। आज जब कूल डे था, यानी ये जो आप गुलाबी में ब्लिंक करता हुआ एरिया देख रहे हैं बिहार का, ये वो दूसरे चरण के मतदान की 122 सीटें हैं जहां पे बिहार में कल वोटिंग होने जा रही है। जी हां, दूसरे चरण की वोटिंग। बिहार में इस बार 2 ही चरण हैं और इस दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि ये आरजेडी के सपोर्ट वाली सीटें हैं। अगर इसमें आप देखें इन 122 सीटों में कल जिनका भविष्य तय होगा, उसमें 53 बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के 44 उम्मीदवार हैं। ये मैं अभी एनडीए की बात कर रहा हूं। एलजेपी रामविलास पासवान के 15 उम्मीदवार हैं। हम जितिन राम मांझी की जो पार्टी है उनके 6 उम्मीदवार हैं। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनके 4 उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आप ये कतार देख रहे हैं, आरजेडी के 71, कांग्रेस के 37, वीआईपी के 10 और लेफ्ट के 6। अगर आप पिछले चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आप समझेंगे, और इसके अंदर एआईएमआईएम के 20 और जन स्वराज के 120 हैं। जन स्वराज को वहां एआईएमआईएम के बराबर नहीं बल्कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का यह दावा है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये जो सीमांचल वाला जो एरिया है, खासकर जहां आरजेडी और कांग्रेस से सोचे बैठे हैं, दैट एम फैक्टर यानी मुसलमान वोटर बिहार का एक मुश्त आरजेडी या कांग्रेस की तरफ वोट करेगा। जन स्वराज कह रही है नहीं, उस एम में भी ऐसी सेंध लगाई है हमने और ये विकास की सेंध है, ये मुसलमानों के विकास की सेंध है। और वो ये कहते हैं कि जन स्वराज ने इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। अगर आप जनसभाओं की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हल्के में नहीं लिया है बिहार का चुनाव, बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी की 20, नीतीश कुमार की 84, अमित शाह की 38, योगी आदित्यनाथ की 34, चिराग पासवान की 172, राजनाथ सिंह की 20, जेपी नड्डा की 16। तो वहां दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की 171, राहुल गांधी की 13। वास्ट डिफरेंस देखिए, 13। यहां जेपी नड्डा जी की भी 16 है, लेकिन राहुल गांधी की 13, प्रियंका गांधी 8, मल्लिकार्जुन खड़गे 4। क्योंकि कांग्रेस को पता है आखिरकार होना क्या है, कांग्रेस को एब्सोल्युटली पता है होना क्या है। और जहां तक ये मुसलमान बहुल सीटों की मैं बात कर रहा हूं, ये सीमांचल में यह कहा जाता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, कि किशनगंज की 4, कटिहार की 7, अररिया की 6 और पूर्णिया की 7। ये 24 सीटों में तो 50% मोटा मोटा लगा लीजिए, 1-8% ऊपर नीचे होगा तो होगा। 50% मुस्लिम वोटर है, यानी 50% डिसाइड करते हैं कि इन सीटों पे कौन जीतेगा। और जन स्वराज कह रही है आरजेडी जितनी आसानी से सोचे बैठी है कि वो इन सीटों पे जीत जाएगी, वैसा नहीं होगा। और अगर आप बाकी सीटों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण को मत भूलिएगा, यहां पे 21% है, पूर्वी चंपारण 19, भागलपुर 18, मधुबनी 18, सुपौल 17 और इसी तरीके से शिवहर, गया जी, बांका, जमुई, नवादा, ये सारे के मेरे पास डेटा है। लेकिन क्या विकास की गंगा सचमुच बिहार में उस तरह से बहेगी जिस तरह से लोग चाहते हैं? ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद डिबेट करते हैं। द स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के चुनावी ब्लॉकबस्टर का क्लाइमैक्स आ चुका है। अब से 12 घंटे बाद 122 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। सत्ता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन दोनों ही पक्ष चुनाव में बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ऑफिस से अधिकारियों को धमकाने और अधिकारियों की मदद से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। 208 कंपनियां
भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो वहीं तेजस्वी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसे राहुल गांधी की संगत का असर बताया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। क्योंकि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। चुनावी दावों और वादों के बीच पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में भी वोटिंग के सभी रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। एनडीए, महागठबंधन समेत सभी दलों का पूरा फोकस इस बार मुसलमान वोटरों पर है। सीमांचल को छोड़ भी दें तो 15 जिलों में मुस्लिम आबादी 10% या उससे अधिक है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव को इस बार अपने एम वाइज समीकरण पर पूरा भरोसा है। लेकिन तेजस्वी आखिरी ओवर में जिस तरह अंपायर पर उंगली उठा रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के नए आरोपों में दम है या उन्हें हार का डर सता रहा है? क्या तेजस्वी यादव के इन आरोपों का वोटिंग पर असर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीमांचल में चौतरफा मुकाबले से बिहार की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पूछता है भारत। मेरा यह मानना है प्रोफेसर अनवर पाशा जी कि अगर आपको मालूम भी है कि आप हारने जा रहे हैं, अगर आप नहीं किसी भी राजनीतिक दल को यह मालूम है कि वो हारने भी जा रहे हैं, तो उनको राहुल गांधी की किताब से नहीं अपनी किताब से पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी हार से पहले बता देते हैं कि वो हार रहे हैं, और ये मैं नहीं, हिस्ट्री बता रही है। 14 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय चुनाव हो या क्षेत्रीय चुनाव हो, लोकसभा का हो या किसी विधानसभा का हो, वो हार से पहले कोई ना कोई बहाना चुन लेते हैं। और तेजस्वी यादव की आज वो पत्रकार वार्ता जिसके साथ जिसमें उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी बैठी हुई थी उनके साथ, ये बहाना गुरु प्रकाश पासवान जी, किस जो आपने पुलिस भेजी, वो पुलिस आपने भाजपा शासित प्रदेशों से भेजी, इसलिए हम क्या बोला, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी नहीं चल रहा है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी नहीं चल रहा, तो क्या आपको लगता है ये रणबीर कपूर की पिक्चर चल रही है राजनीति, जिसमें आपको पता है जो मीडिया की ओबी वैन होती है ना, ये गुरु प्रकाश पासवान भी जानते हैं और आप भी, मीडिया की ओबी वैन, आउट स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग व्हीकल को उस पिक्चर में दिखा के, स्ट्रांग रूम के बाहर दिखा के ये दिखा दिया था लोगों को कि ईवीएम हैम्पर हो रही है। ये पिक्चर चल रही है बॉलीवुड की। पाशा साहब, आप हार गए तो बोलिए हम हार गए, आप तो लड़ रहे हैं। आपके नेता ने 150 रैलियां की हैं, 150 जनसभाएं की हैं। आप तो राहुल गांधी जैसे ना है, आपके नेता तो राहुल गांधी जैसे नहीं है, कम से कम टक्कर तो दे रहे, तो कम से कम दूसरे चरण की वोटिंग तो हो जाने दीजिए एक दिन पहले। और इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया पाशा साहब कि 80%, 80% जो पुलिस, जो फोर्स लगी है वो सेंट्रल फोर्स है, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब बताइए क्या फायदा हुआ रोना रोने का?